ट्यूसडे एंड थर्सडे को हमारे साथ हुआ करते हैं जनाब फयाज़ विलाना साहब। विलाना साहब, भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। आखिरी मुलाकात के बाद आज तक पाकिस्तान में बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है। नवाज़ शरीफ साहब वापस गए हैं, बल्कि आप भी कोई चीज़ आउट कर रहे थे। डॉक्टर शकूर हैं उनके, जो इंग्लैंड में हैं, जिनके पास पोशीदा मीटिंग्स भी हुई हैं, और नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान गए हैं तो डॉक्टर शकूर को साथ लेके गए हैं। वो एक डॉक्टर अदनान उनकी चोली के साथ लगा हुआ है, जो पाकिस्तान से निकले थे तो बिल्कुल। डॉक्टर अदनान को लेके चले थे, और ही इज़ डॉक्टर शकूर इज़ इन इंग्लैंड अपॉइंटेड हैं। मगर जब नवाज शरीफ साहब गए हैं तो जनाब वो अब लेके चले गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आज ही जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स उनकी थी तो आज़म तारड़ साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत अच्छी नहीं है, उनकी मेरा मौक्कल बीमार है और वो हर कोर्ट की पेशी के ऊपर नहीं आ सकता। तो मियाँ साहब पाकिस्तान पहुँच गए हैं। क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, और क्या मुस्तकबिल है नून लीग का? नून लीग का मुस्तकबिल तो जो होगा सो होगा। हमें तो फिक्र अगर पूरे पाकिस्तान की करनी है और पाकिस्तानियों को फिक्र भी पाकिस्तान की ही है। मियां नवाज शरीफ साहब तो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके एक लीडर हैं। उसकी उनकी फिक्र हमसे ज़्यादा वो खुद अपनी कर रहे हैं और उनके ख्याल रखने वाले भी बहुत हैं। जिस तरह की उनकी पाकिस्तान वापसी हुई है, पाकिस्तान के हालात कोई बेहतर नहीं लग रहे, क्योंकि जो कुछ हुआ है, ये मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी बेसिकली हुई है। इस पे आपने तबसरे भी देख लिए। ठीक है, हम लास्ट टाइम शायद हमारी जुमरात को बात हुई थी, दरमियान में बहुत डेवलपमेंट हुई, और डेवलपमेंट इतनी तेजी से होती है कि दिल करता है कि डेली हम प्रोग्राम करें, फिर भी हमारा अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर्स के साथ रब्ता जो है वो उस तरह तेजी से बरकरार हम ना रख सकें अगर डेली के बुनियाद पर भी हम करें। क्योंकि एक एक दिन में 4-4, 6-6 डेवलपमेंट्स होती हैं। एक तरफ साइफर केस चल रहा है, इमरान खान को पिंजरे में वहाँ पेश किया जाता है, उसकी हियरिंग होती है, उसको सहूलतें देने की बात होती है, उसको वकील से ना मिलने की बात होती है, उसको वकील से मुशावरत तक की इजाज़त नहीं होती, उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाती है। फिर दूसरी तरफ उनकी निकाह का केस जो है, उसमें कहा जाता है कि जी मानिका से पूछा जाएगा कि इसने तलाक मानिका साहब ने दी कब थी, और वो केस अलग चल रहा है। फिर तोशाखाना का केस है। इधर मियाँ साहब के जो है तोशाखाना केस की भी माफ़ी हो जाती है। इसहाक डार साहब को भी बरी ज़िम्मा करार दे दी जाता है अपने एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के केस में, वो भी बरी हो जाते हैं। उनकी जायदादों की भी बहालियाँ हो जाती हैं। इतनी डेवलपमेंट हो रही है, कोई हद ही नहीं। फेडरल में अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी जगह मसरूफ़ है, नैब एहतसाब कोर्ट अपनी जगह मसरूफ़ है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह तगोदो में है। सदर साहब को अपने लाले पड़े हुए हैं, हमारे आरिफ अलवी साहब को। लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट उठती है, वो अपने तौर पर माफियाँ कर देती है कि जी हमने सज़ा मुअत्तल कर दी। अब पता नहीं बलूचिस्तान गवर्नमेंट कल तक उठ के क्या करती है, क्योंकि उन्होंने भी अपना बावर कराना है कि हम भी आपके साथ हैं। तो डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन मैं इस डेवलपमेंट को, आपने तबसरे भी देखे होंगे, आपने लाहौर के जलसे के हवाले से भी बहुत तबसरे सुने होंगे, हमारी ऑडियंस ने भी सुने होंगे। मैं इस सारी सूरत हाल को एक डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस से गुजर रही है। हम पिछले 70-75 साल से हम सीख ही रहे हैं। लगता है कि एक स्कूल में हम दाखिल हैं और हमें कोई टीचर आता है डंडा लेके हाथ में, वो 4 दिन हमें एक सबक पढ़ाता है, उसके बाद आगे चला जाता है। उसके बाद उस टीचर का कुछ पता नहीं चलता कि उसने हमें क्या साइंस पढ़ाई थी, बायोलॉजी पढ़ाई थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया था। और फिर एक नया टीचर आ जाता है, वो अपना फार्मूले लगा देता है और फिर हमें पिछला भूल जाता है, हम अगले के पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुदरत का ऐसा इंतज़ाम हुआ है कि हमारी एजुकेशन जो है बड़ी साइंटिफिक तरीके से हो रही है। और साइंटिफिक तरीके से आपको पता है एजुकेशन में 2 पेपर होते हैं, एक थ्योरी का होता है, एक प्रैक्टिकल का होता है। थ्योरी का जो हमारा पेपर था वो पिछले 4 साल में, एक प्रोफेसर हैं, आजकल अडयाला जेल में बंद हैं, वो प्रोफेसर साहब थ्योरी का लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे थे और डेली एक ही लेक्चर देते थे कि यहाँ इस मुल्क में 2 कानून हैं, इसमें अमीर का अलग कानून है, गरीब का अलग कानून है। वो डेली एक लेक्चर देते थे कि इस मुल्क को लूट के खा गए, कौन लूट के खा गए, वो इशारा करते थे कुछ लोगों की तरफ, कुछ उनके ही अपने ही सियासी हमजोलियां थी उनके, कोई अपने उनके सियासी हम पेशा लोग थे, सियासतदान थे, उनकी तरफ वो इशारा करते थे। फिर वो ये भी लेक्चर देते थे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी को नकारा कर दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी को ना खुद अपने इख्तियारात का और हुकूक फ़राइज़ का एहसास है, ना उन्हें काम करने दिया जाता है जो करना भी चाहती है। वो लेक्चर देते थे प्रोफेसर साहब कि हमारी पुलिस का निज़ाम खत्म हो चुका है। वो प्रोफेसर साहब ये भी लेक्चर देते थे कि हमारे जो बाकी रियासती इदारे हैं सारे अंदर से खोखले हो चुके हैं और हमें एक ओवरऑल उसकी तब्दीली की ज़रूरत है और हम इस मुल्क को बेहतर करने की ज़रूरत है।
वो ये भी बताते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जितनी रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए इतनी नहीं दी जा रही। वो ये भी चाहते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले। वो जो प्रोफेसर साहब अडयाला जेल में बंद हैं आजकल, उस प्रोफेसर साहब ने अपना 4 साल थ्योरी का काम बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। अब दूसरे प्रोफेसर साहब लंदन में थे 4 साल, वहां पता नहीं वो क्या कर रहे थे। अब वो प्रोफेसर नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला चुके हैं, इस्लामाबाद अभी आए हैं, लाहौर आए हैं, दुबई आए हैं, दुबई से फिर इस्लामाबाद आए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनके पास वहाँ नादरा और इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लोग पहुंचे हैं और एहतसाब अदालत के, और वहाँ उनके फिंगरप्रिंट्स हुए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और वहाँ उनका चाय पानी का पूरा इंतजाम था। फिर वहाँ से उनका पूरा जो 150, 155, 152 लोग थे उनके साथ जहाज में चार्टर्ड त्यारे में वो आए थे, लाहौर गया। फिर लाहौर उन्होंने जलसे में खिताब किया। तो वो जो हमारे प्रोफेसर इमरान खान न्याजी साहब जो आजकल अडयाला जेल में बंद हैं, हालांकि कुछ गलत उन्होंने नहीं किया था, वो सिर्फ लेक्चर ही दे रहे थे। टीचर का काम लेक्चर ही देना होता है, और थ्योरी का पेपर उनके जिम्मे था, प्रैक्टिकल का जिम्मा मियां नवाज शरीफ साहब के जिम्मे है। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब जो इमरान खान न्याजी साहब ने हमें 4 साल पढ़ाया था कि इस मुल्क में इदारे किस तरह तबाह हुए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब अब प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि इदारे किस तरह तबाह हुए हैं। उन्होंने बताया है कि अदालतों की यहाँ नाक जो है वो मोम की नाक की तरह होती है, जिधर जी चाहे आपका उधर आप मोड़ सकते हैं इन्हें। आपके अगर इख्तियारात हैं ताकतवर इदारों के साथ, अगर आपकी कहीं मुका हो जाए, आप साजबाज करने में आप कामयाब हो जाएं, अगर आप साजिशी ज़हन रखते हैं, आप डील करने के माहिर हैं, तो आपको हर किस्म की डील मिल सकती है। वो इदारे जो कहते हैं कि जी इमरान खान की जान को खतरा है तो होता रहे, लेकिन उसे यहाँ कोर्ट में आके ही अपने फिंगरप्रिंट देने होंगे, वही इदारे अपनी स्टैंप्स, अपने कंप्यूटर, अपने प्रिंटर, अपनी हर चीज़ उठा के एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। वहां जाके वो उस मुजरम से जो 4 साल से इस मुल्क को मतलूब था, मफरूर था, इश्तिहारी था, उसके सामने बिच जाते हैं और उसको वो कराते हैं। ये वो थ्योरी करके बता रहे थे। फिर जब वो लाहौर पहुंचे तो वहाँ एयरपोर्ट पे उन्हें इस्तकबाल किस तरह किया गया, और फिर वहाँ जब वो एयरपोर्ट से जा रहे थे तो उन्होंने प्रैक्टिकली बताया, जो प्रोफेसर न्याजी साहब बताते थे, कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ आप आम लोगों के को धोखा देती हैं, ये अंदर से एक ही हैं। तो प्रैक्टिकली तरीके इस्तेकाम पार्टी के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने अपने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं उनके जो ओन चौधरी साहब, उनको अपना हेलीकॉप्टर दिया कि जाएं एयरपोर्ट से वहां रिसीव करें शहबाज शरीफ साहब को और उन्हें वहां ले जाएं मीनार पाकिस्तान जलसागाह पे। तो वो प्रैक्टिकली जो उन्होंने प्रूव किया कि ये सारे अंदर से एक हैं, बजाय एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहें या ये कहते रहें कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी। और वो कहते हैं कि हमारा अगला बयानिया इस मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के खिलाफ होगा, लेकिन उस दिन साबित हो गया कि नहीं, ये सब फ्रॉड है, अंदर से ये सारे एक हैं। तो वो प्रैक्टिकली वहाँ एयरपोर्ट पे वहाँ पहुंचे, और रास्ते में जाते हुए जो लाहौर की हमारी पंजाब गवर्नमेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट है मोहसिन नकवी साहब की, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का काम तो होता है कि सिर्फ निगरानी करना और सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना और एक नज़र से देखना सबको। लेकिन उस दिन आपने देखा कि लाहौर के लोगों ने, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि PHA जो पंजाब हार्टिकल्चर सोसाइटी है, उनकी क्रेनें रास्ते में खड़ी थी और उन क्रेनों ने अपने हुड्स जो हैं वो रोड पे किए हुए थे, और उसके ऊपर वहाँ उनके मुलाजमीन खड़े थे फूलों की पत्तियां लेके, और वो उन पे निछावर कर रहे थे। तो वो थ्योरी जो है, थ्योरी का पेपर जो है अभी मियां नवाज शरीफ साहब के जिम्मे है, उसका उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ बयान किया। और फिर आपने अगले दिन देखा कि हमारे अखबारात में जो कुछ छपा, और उस दिन वो अखबारात में आपने वो अखबार, अगर मैं आमिर साहब को मैं कहूंगा कि अगर उनके पास बिल्कुल जी, वो जरूर दिखाएं, सारों में एक ही खबर, एक ही हेडिंग। नहीं, वो खबर नहीं थी, वो बड़े तरीके से काम हुआ था, वो एड था, लेकिन एड की हाइट इतनी ज्यादा थी कि वो नीचे उससे बॉटम से लेकर ऊपर पेशानी, मास्ट एड जो पेशानी होती है अखबार, वहां तक पूरा एरिया इन्होंने बाय कर लिया था, और उसके दरमियान वो एड था। और एड की जो सुर्खी थी मेन, उन्होंने उसे हेडलाइन के साइज में खुद बना के बतौर एड पेश किया था। और वो उस दिन के तमाम अखबारात में, पाकिस्तान के जितने 8-10 बड़े अखबार हैं, सबके फ्रंट पेज पे वो एड छपा हुआ था। देखने वाले को ऐसे लगता था ये लीड है उस दिन के अखबार की, और उसमें यही था कि वेलकम टू मियां नवाज शरीफ साहब, और आए जी संभालें अपनी गद्दी संभालें। वजारत उज़्मा नहीं, नऊज़ुबिल्लाह, गद्दी है, गद्दी की जो है वो तौहीन नहीं करनी चाहिए, गद्दी को गद्दी ही कहना चाहिए, वजारत उज़्मा नहीं कहना चाहिए। तो वो जो वहां से पीर साहब, मुर्शिद साहब तशरीफ लाए थे लंदन से, अच्छा, ये उनको कहा गया कि आए ये संभालें। अच्छा, ये एड बिल्कुल थी, ये एड थी, ये एड है, ये पूरी एड है, जहां से ऊपर से हेडलाइन शुरू होती है वहां से लेके नीचे तक ये एड है। और ऊपर थोड़ी सी सिर्फ एक खबर के लिए जगह छोड़ी थी, शायद आने वाले दिनों में ऊपर भी एक ऐड लंबा सा लगा दें ताकि सुपर लीड भी इनके हाथ में आ जाए। लीड तो उन्होंने कब्जा कर लिया उस पर। तो ये दिखाया कि सहाफत हमारी मुल्क की जो है वो, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप पैसे डालें,
सहाफत आपके सामने बिछ जाएगी। ये सहाफ़ी और हमारे अखबारात और हमारे जो इदारे हैं, ये अपनी लीड और सुपर लीड तक आपको बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये बेसिकली ये बताना चाहते थे, क्योंकि प्रोफेसर इमरान खान न्याजी साहब 4 साल यही कहते रहे हैं कि मीडिया भी इनके साथ मिला हुआ है, अदालतें भी इनके साथ मिली हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने खुद एक तरीके से ख़त्म कर दिया है, तहस-नहस कर दिया है। वो जो लेक्चर दे रहे थे, उनके प्रैक्टिकल करने के लिए ये लंदन से तशरीफ़ लाए हैं हमारे, और वहाँ आपने देखा कि उन्हें कबूतर और जिस तरह वहाँ मरियम उनके साथ गले लग के रो रही थी, और फिर जब तकरीर उन्होंने की तो वो उनके नीचे बैठ गई, एक उन्हें वो बतौर मुर्शद पेश किया जा रहा है। तो अब हम उस गद्दी नशीनी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा उस जलसे में मरियम स्पेशल अपने बेटे को, जिसकी ताज़ा अलहदगी हुई है, तलाक हुई है अपनी मिसेज से, जुनेद सफदर को भी लेके आई थी और उसे मेन स्टेज पे बिठाया था और बता रही थी कि ये अगली नस्ल भी हमारी तैयार हो रही है। और वो उन्हें वो जैकेट, अवामी जैकेट पहना के, हालांकि वो बच्चा लंदन में रहने वाला था, उसने शायद जिंदगी में पहले जैकेट नहीं पहनी होगी, लेकिन उस दिन उसे बाकायदा, जो पाकिस्तान में सियासतदानों का एक तरीका होता है, सलवार कमीज और ऊपर एक वेस्ट कोट आपने वास्कट जैकेट पहननी है, वो उस तरह की वास्कट पहना के अवामी अंदाज में अपने बेटे को भी साथ लेके आई थी, जुनेद सफ्दर को। तो हमारी कौम को तैयार रहना चाहिए कि हमारे बच्चों और आगे उनके बच्चों पे हुक्मरानी करने के लिए आगे उनकी नस्ल तैयार हो रही है। तो बेसिकली तो ये हम एक लर्निंग उससे गुजरे हैं। फिर आप देखें कि अगले दिन वो वहां उन्होंने करके फिर वो मरी चले गए, रात उन्होंने मरी में गुजारी। हालांकि सर्दियों में मरी लोग कम जाते हैं, लेकिन मियाँ साहब का एक नॉस्टैल्जिया है, एक वहाँ कभी वो मरी के बैठ के दिलशाद बेगम को फोन पे गाने सुनाते थे, जो ISI वालों ने पकड़ लिए थे उस वक्त, और उनकी एक यादें हैं मरी के साथ। मरी चले गए, और आज सुबह जब उन्होंने अदालत में आना था तो जज मोहम्मद बशीर, जो एहतसाब के कोर्ट के बहुत पुराने जज हैं, एक वक्त था जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसी अदालत में आना होता था, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सुबह 9 बजे अदालत लगती थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब 8:45 बजे अदालत के बाहर पहुंच चुके होते थे। अगर किसी दिन 5-10 मिनट लेट होते थे तो यही जज मोहम्मद बशीर साहब कहते थे इसके नवाज शरीफ के वकीलों को कि मियाँ साहब नहीं आ रहे तो मैं वारंट जारी करूं, कि गिरफ्तारी के वारंट निकालूं उनके, अगर मियाँ साहब नहीं आ रहे। तो वो कहते नहीं नहीं सर, वो आ रहे हैं, ये बाहर पहुंच गए हैं। 5-10 मिनट लेट होने पर ये जज मोहम्मद बशीर साहब थ्रेट करते थे। आज नवाज शरीफ जज मोहम्मद बशीर साहब 9 बजे आके कोर्ट में बैठ गए, नवाज शरीफ साहब 11 बजे 11:30 बजे वहां से आराम से मरी से निकले और सीधे कोर्ट में आने की बजाय मिनिस्टर इनक्लेव चले गए। अब मिनिस्टर इनक्लेव बुनियादी तौर पर वज़रा की रिहाइश गाहें हैं, वहाँ जितने वजीर हैं हमारे इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट के, वहां चले गए। पता नहीं कौन सा मिनिस्टर जिसकी रिहाइश गाह पे गए, और वहां उनके लिए स्नैक्स, चाय और हल्का फुल्का उनका थोड़ा सा आराम का, क्योंकि 45 मिनट की 50 मिनट की ड्राइव मरी से इस्लामाबाद करके आए थे मियाँ साहब, तो थक गए थे, तो वहां उनको थोड़ा सा उन्हें वो उनका ख्याल रखा गया। उसके बाद फिर वो कुछ कहीं 1:30-2 बजे मोहम्मद बशीर जो जज साहब हैं उनकी अदालत में आए, सिर्फ उन्होंने हाजिरी लगाई और निकल गए वहां से, और कहा कि बाकी अब मेरे वकील काम कर लेंगे। और उसके बाद वहां जो हुआ, वहां से तो उन्हें माफी हुई। फिर उन्होंने जाना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज मोहम्मद बशीर की नैब कोर्ट से सिर्फ 7 से 8 मिनट के डिस्टेंस पे है। वहां रिपोर्टर्स और बाकी सारे लोग अलर्ट थे कि मियाँ साहब अब इधर आएंगे उस कोर्ट से निकल के। मियाँ साहब फिर वापस मिनिस्टर इनक्लेव चले गए, और वहां से फिर वो आराम से कोई 3-3:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। और उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जो दूसरे हैं वहाँ जस्टिस गुल औरंगजेब साहब, मियाँ गुल औरंगजेब, वैसे ये जो है इमरान खान पे इन्होंने बड़ी सख्तियां की थी कि ये वो इधर उधर, लेकिन आज वो बिल्कुल नहीं घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें शाम 5 बजे तक भी बैठना पड़ा, हम बैठेंगे। और फिर ये 3-3:30 बजे तक बैठे। फिर मियाँ साहब वहां आए, और वहां हंस हंस के जस्टिस आमिर फारूक साहब की हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी, और वहां कह दिया गया कि नैब वालों के कि आप बताएं आप इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जस्टिस गुल औरंगजेब साहब ने तकरीबन वो जिच हो गए। उन्होंने कहा जब आपने कुछ करना ही नहीं है, इस केस को परसू ही नहीं करना, तो एक दफा इस केस को खत्म कर देते हैं। आप अपने मुवक्किल से, अपने जो नैब के चेयरमैन है और नैब इदारा है, उससे पूछ के आए कि इस केस को आगे चलाना चाहते हैं। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये एकदम केस खत्म करने पे आ जाएंगे, वो तो सिर्फ जमानतों में एक्सटेंशन चाहते थे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्योंकि ताकतवर हलकों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस बंदे को हम चौथी दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और इसी तरह बनाना है जिस तरह का एक दागदार किस्म का उन्हें बंदा चाहिए था। और इससे ज्यादा दागदार बंदा कौन होगा जिसके पंजाब में भी केसेस हों, इस्लामाबाद में भी केसेस हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केसेस हों, नैब में भी केसेस हों, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस हों। इससे ज्यादा दागदार बंदा तो उन्हें और कोई नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको रिहा करना है। और अब उन्होंने परसों 26 तारीख दे दी है। 26 को अभी साकिब बशीर एक इस्लामाबाद के सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया है कि 26 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह अदालतें बिच बिच जा रही हैं नवाज शरीफ साहब के आगे,
बिल्कुल ये मुमकिन है कि 26 तारीख को उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। अंदर की इतलात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं बाइज्जत बरी ना करें मुझे, उनका मुतालबा ये है कि मुझे सादिक और अमीन भी अपने फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिख के दे, क्योंकि इमरान खान को सादिक और अमीन एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब का मुतालबा ये है कि 26 को मुझे सिर्फ बाइज्जत बरी ना करें, बल्कि अपने फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिखे कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन है। जी बहुत शुक्रिया। जबकि इमरान खान साहब के बारे में इससे पहले तो ये कहा जाता था कि उनको हर हालत में कोर्ट में पेश किया जाए, मगर अडियाला जेल में ही सुना उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि पुलिस ने ये कहा है, पुलिस के जो इंचार्ज हैं उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। क्या वो उनकी फेम से डर रहे हैं? क्या वजह है कि उनको अदालत कहती है अदालत में पेश किया जाए तो वो कहते हैं नहीं जी उनकी जान को ख़तरा है, रास्ते में आने में ऊंची इमारतें हैं और उनकी जान को ख़तरा है? क्या ये हकीकत है या इट्स जस्ट अ ड्रामा? नहीं, जान की खतरा जहां तक इमरान खान की जान को खतरा है, उससे ज्यादा शायद मियां नवाज शरीफ की जान को खतरा होगा, उससे ज्यादा खतरा शायद बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की जान को खतरा होगा। बाकी सारे आज़ादी से घूम फिर रहे हैं तो उसे क्यों नहीं घूमने फिरने दे रहे? सिर्फ खतरा ये है कि जब इमरान खान की गाड़ी अडयाला जेल से निकलेगी तो वहां पाकिस्तान हार्टिकल्चर, जो पाकिस्तान की PHA है पंजाब की, या फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं CDA वगैरह, वहां उनके क्रेने और उनके लोग और उनके मुलाजिम वहां पत्तियां फेंकने वाले नहीं होंगे, आम पब्लिक फूलों की पत्तियां लेके खड़ी होगी। इन्हें उससे खौफ है, क्योंकि जितने सर्वेज अब तक इन्होंने कराए हैं उसमें 85% 90% लोग इमरान खान के साथ हैं। और जो प्रोफेसर साहब ने थ्योरी के हमें लेक्चर दिए थे, वो प्रैक्टिकली जिस तरह साबित हो रहे हैं कि अदलिया का जनाजा मियां नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी निकाल सकते हैं। किस तरह निकालते हैं वो दिन अगले 2-4 दिनों में मजीद आप देख लेंगे। सहाफत का जनाजा किस तरह मियां नवाज शरीफ एंड गैंग निकाल सकता है वो आप देख रहे हैं कि सर मनी टॉक्स ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो वो बेसिकली तो इमरान खान की जितनी बातें थी उनको सच साबित किया जा रहा है, और इमरान खान की बातें जितनी दिन ब दिन सच साबित हो रही हैं, इतनी इमरान खान के साथ लोग जुड़ रहे हैं मजीद। जी मैं एक सवाल आपके साथ यहाँ करना चाहती हूँ, और यकीनन हम पाकिस्तान की क्रिकेट के टाइम कमी होने की वजह से मेरा क्विक सवाल आपसे है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी बहन के ज़रिए भी पैगाम दिया है, उनके बेटे ने भी सुना है, उनको कहा है, तो उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता। मगर मुक़्तदर हल्के जो उसको डीफेम करना चाह रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान का पोर्ट्रे किया जा सके कि वो NRO मांग रहा है और वो बाहर जाना चाह रहा है। अब साइफ़र का केस आ गया। अगर साइफ़र के केस में इमरान खान को सज़ाए मौत हो जाती है और मीनवाइल उस चक्कर में उनको बाहर निकाला जाता है, तो इन्होंने इमरान खान को डिफेम करने के लिए ये कहना कि ये NRO लेके गया। अच्छा, इमरान खान का जो मामला है ना, उसमें इस साइफर केस बुनियादी तौर पर तो देखा जाए, जिस तरह एतजाज हसन और दूसरे सीनियर वकील कह रहे हैं कि कोई केस बनता ही नहीं है, इस सेंस में कि एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उसको एक इत्तला मिलती है कि एक मुल्क, हमारे मुल्क के खिलाफ और हमारी एक सिटिंग गवर्नमेंट जो थी उस वक्त बैठी हुई थी, उसके खिलाफ साजिश कर रही है या मुदाखलत कर रही है। उस बात को उसने तरीके से, जो भी तरीका था, कायदा कानून था, उसके मुताबिक उसने डीक्लासीफाई करके सदर पाकिस्तान को भी कापी भेज दी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेज दी, स्पीकर कौमी असेंबली को भी भेज दी, और उसने कैबिनेट से अप्रूव करा के नहीं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से अप्रूव करा के उसने पब्लिक के साथ बात शेयर की कि ये हुआ है। अब उसने इतनी बात शेयर की जितनी डीक्लासीफाई हुई है। जो बाकी उसने शेयर नहीं की वो हमारे TheIntercept.com ने कर दी। TheIntercept.com के खिलाफ तो हमने ना कोई केस किया, ना हमने कोई उस पर एहतजाज किया। TheIntercept.com ने तो लफ्ज उसे पब्लिक कर दिया, और उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारा सोर्स पाकिस्तान आर्मी का एक हाजिर सर्विस सीनियर ऑफिसर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई ब्रिगेडियर या जनरल है, लेकिन उनके बताने से ये लगता है कि वाकई कोई इंतहाई सीनियर है। जिस तरह के इंटरव्यूज आए हैं उस रिपोर्टर मुर्तजा हुसैन के इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, उसने कहा हमें पाकिस्तान आर्मी के हाजिर सर्विस सीनियर ऑफिसर ने ये डॉक्यूमेंट दिया है, TheIntercept.com ने। साइफर आपका पूरी दुनिया में रुल चुका है, आप इमरान खान को लेके बैठे हुए हैं। इमरान खान ने इतनी बात बताई है जितनी डीक्लासीफाई उसने कराई थी अपनी कैबिनेट से। जब डीक्लासीफाइड बात उसने पब्लिक को बताई, और वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो क्यों ना साजिश करे। जब आप डिमार्च कर रहे हैं उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म सफीर को बुला के, और वो पब्लिक के साथ ये बात शेयर भी ना करे, इसलिए उसके खिलाफ केस नहीं बनता। हाँ, जबरदस्ती ये केस भी बना रहे हैं और जबरदस्ती ये उसे सजा भी सुनाएंगे। सजाओं में एक है 25 साल की सजा, एक है सजाए मौत। अब दोनों सजाएं जो हैं फाइनली सदर पाकिस्तान के पास पहुंचनी है।
अगर तो किसी का माफी देने का इरादा हुआ तो सदर आरिफ अलवी साहब से माफी दिलवा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठा दिया गया है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सदर पाकिस्तान की थी। सदर पाकिस्तान ने तारीख क्यों नहीं दी? आपको याद होगा हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि सदर पाकिस्तान ने इस मामले से बचने के लिए, क्योंकि आज जज साहब ने, अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने 90 दिन में इलेक्शन कराने में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने नोटिस भेज दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और बाकी इदारों को भी जो हैं बशमूल सदर पाकिस्तान। में भी ये कोशिश करें कि आरिफ अलवी साहब को इस बात पे कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उन्हें नायल करके घर भिजवा दें, क्योंकि कल तक अगर इमरान खान की सजाए मौत अल्लाह ना करे या उसकी 25 साल की सजा उम्र कैद जो भी है उसकी अगर रहम की अपील की आए, दरखास्त आए, तो उस वक्त सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब सीट पे ना बैठे हों। अगर वो इमरान खान के खिलाफ जुल्म का बाजार गर्म करने वाले इस हद तक पहुंच चुके हैं तो वो मे भी इस नुक्ते को लेकर आरिफ अलवी साहब को पहले ही घर भेज दें। तो इसलिए मामलात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन मामलात को आगे बढ़ाने वालों को इस बात का एहसास नहीं है कि ये सारा कुछ आप जो कर रहे हैं ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए आप जहर उनकी रगों में आप उतार रहे हैं। ये जहर जब बाहर निकलेगा तो उसका असर क्या होगा? हमारी एक पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान में लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो पहले ही वहां से समेट के अपना सरमाया बाहर आ रहे हैं, और फिर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन हत्ता के और बहुत दूसरे कंट्रीज, उन्होंने अपने दरवाजे खोले हुए हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि जो भी पैसे लेके आना चाहता है मोस्ट वेलकम आए, हम आपकी पूरी फैमिली को आपको वीजे देते हैं। सऊदी यूएई तक ने गोल्डन वीजे अनाउंस किए हुए हैं। तो फिर पाकिस्तान में अमीर लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, पैसे वाले लोगों का फिर पाकिस्तान में रहने की कोई जवाब नहीं रहता। जो कुछ खदीजा शाह के साथ हो रहा है या और इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ हो रहा है वो पाकिस्तान क्यों ना फिर छोड़ें। और अगर इस तरह पाकिस्तान से लोग सरमाया लेके और अपने टैलेंटेड और जो उनके बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वो सारे लेके बाहर निकल आए तो फिर पाकिस्तान में पीछे क्या रह जाएगा? बहुत शुक्रिया जनाब फ़याज़ बेलाना साहब मेरे साथ हैं। और मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि इमरान ख़ान को निकालने की खातिर आप समझ लीजिएगा, अगर तो भुट्टो वाली गलती की तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो बहरहाल बहुत से लोग आप क्यों नहीं बात सुनना चाहते? अगर आज इसराइल और गज़ा, मैं टेक्स्ट आपके रिसीव करती हूँ फ़याज़ भाई, आई एम सॉरी मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, अगर आज इसराइल और गज़ा का मामला है तो आप लोगों ने आदी किया है। अगर आज अमेरिका के जहाज़ वहाँ पे खड़े हैं और अगर अमेरिका इसराइल को मजबूर कर रहा है ज़मीनी अटैक के ऊपर, किस लिए? ख़ित्ते में अपने इक़्तिदार, अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए। और अगर आपके मुल्क में ये हो रहा है, मगर आप और मैं अपने अपने पॉलिटिशियन के लिए जब भी कोई सच की बात उठाता है, इसी तरह से तो गज़ा के लोगों को कहा जा रहा है कि दे आर सिक माइंडेड पीपल, दे आर सिक माइंडेड पीपल बिकॉज नोबडी इज़ रेडी टू फेस द ट्रुथ। कितना बिकेगा आपका मुल्क? बिकॉज आप लोग खुद करप्ट हैं, आप लोग करप्ट हैं। और कमरुज़्ज़मान कायरा ने मुझे ये बात कही थी, डू नॉट से एनीथिंग टू दिस पॉलिटिशियन, डू नॉट से एनीथिंग टू द जर्नल्स, दिस पब्लिक इज़ करप्ट पब्लिक because they vote to the corrupt people to get their personal benefits. I am not in favor of any politician, but I would rather say these are the people who are corrupt. क्योंकि आप लोगों ने रिश्वत चाहिए, आपको सफारिश चाहिए, पीआईए में पोजीशन चाहिए, पीआईए का भट्टा बैठ गया, स्टील मिल्स का भट्टा बैठ गया। किस इदारे को आपने चलने दिया? आज तक बाहर जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, चाहे वो आपकी काउंसिल जनरल की हो, चाहे वो आपकी पीआईए की कोई पोजीशन हो, जितने डेपुटेशन पे आते हैं आप जैसे और सिफारशी लोग आते हैं। बिकॉज हम पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं, वी डू नॉट सपोर्ट टू द कंट्री। आज अगर गजा की ईंट से ईंट बच गई क्योंकि अमेरिका के 2 बहरी बेड़े वहां पे खड़े हुए हैं, अगर आज पेंटागन ने अपने ऑफिसर्स को वहां पे भेज दिया है तो किस लिए? क्योंकि पूरी की पूरी अरब मुमलिकत को अमेरिका की सपोर्ट चाहिए असला खरीद में। गलत को गलत कहने की जुर्रत रखिएगा आप लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं और मैं आई हैड टू इंटरवीन हियर प्लीज। आप लोगों की जैसे लोग हैं जो गजा के लोगों को सिक माइंडेड लोग कह रहे हैं। मुझे सर आप बताइएगा कि मैं क्रिकेट के बारे में भी क्विकली बात करना चाहती हूँ क्योंकि टाइम आजकल फयाज भाई कम हो गया। मैं एक बात ये मैं टोरंटो की बेहिसी की बात करती हूँ। एली ब्राउन की डेथ हुई, मैं सिर्फ उसको आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। हर किसी ने मुफ्त सर्विस दी थी उसकी,
एंड ही वाज सो मच पर्सनल। आज उसकी मौत को भी आप लोग कैश करना चाहते हैं। किस लिए मौत को कैश करना चाहते हैं? जीते जी तो आपने उसको दवाई ना लेके दी और रोटी ना लेके दी, मरने के बाद आप लगे उसके कुएं खुलवाने के लिए। कमान जी। मैं आमिर भाई को कहूंगा कि अगर इनके पास मोहसिन मुश्ताक अली ब्राउन की कोई तस्वीर है तो वो जरा अपलोड कर दें, क्विक कवर कर लें। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मोहसिन मुश्ताक का मतलब ये है कि वो बंदा जो मुश्ताक है, जो इश्तियाक रखता है एहसान करने का, उसे शौक था हमारी कम्युनिटी पे, हमारे लोगों पे एहसान करने का। और शायद ही कोई हमारी कम्युनिटी का बंदा बचा हो जिसे तकरीबात में जाने का शौक हो और हर दूसरी तकरीब में वो नजर आता हो अपना चेहरा उठा के। उसकी तस्वीर ना बनाई हो अली ब्राउन मोहसिन मुश्ताक ने, और वो तस्वीर उसने व्हाट्सएप ना की हो या ईमेल ना की हो। ये ऐसा एक जवान था हमारी कम्युनिटी का, हर जगह मौजूद होता था, हर तकरीब में मौजूद होता था, डाउन टू अर्थ था। मेरी उससे सलाम दुआ जान पहचान जरूर थी, लेकिन सलाम दुआ उस तरह नहीं थी, और ना मैंने कभी इसे तस्वीर बनवाई, ना इसे कभी मंगवाई। हालांकि मेरे न्यूज़पेपर उर्दू पोस्ट में तस्वीरें इसकी छपी होंगी जो उसने भेजी होंगी लोगों को छपवाने के लिए, लेकिन हमने ना कभी इससे मंगवाई, ना छपवाई, ना इनसे सर्विसेज ली। लेकिन हमारी कम्युनिटी का शायद ही कोई बंदा होगा, स्पेशली वो लोग जिन्हें हर तकरीब में अपना चेहरा दिखाने का, अपना मुंह आगे करने का, अपनी सेल्फी बनाने का, अपनी तस्वीर बनवाने का, और उसे बाद अज़ां सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लगाने का और इख्बारात में और वहाँ छपवाने का शौक होता है। उन्होंने इससे सर्विसेज ली, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस बेचारे को अल्लाह के यहाँ गए हुए 15 सितंबर को इसकी डेथ हुई, और 18 अक्टूबर को इसके किसी दोस्त को पता चला कि उसकी डेथ हुई है और उसकी डेड बॉडी मार्चरी में पड़ी हुई है, क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। उनको पता नहीं है कि ये कौन बंदा है, ये कहाँ से आया है, कैसे है, और इसकी फैमिली, यहाँ कोई फैमिली उसका बंदा नहीं है। तो फिर हमारी कम्युनिटी को होश आई और फिर उस पर हमने लंबे लंबे तजिए भी लिखे, तबसरे भी लिखे, लेकिन बेसिकली वो हमारा जो था, बिकॉज हम मैयतों को भी कैश करने के हुआ था। हाँ। उसकी उजरत हम लोग खा गए थे। बहुत सारे लोगों ने उसके पैसे देने थे, और वो लोगों से पैसे मांग मांग के थक चुका था। लोग उसे पैसे नहीं दे रहे थे, उसकी उजरत के पैसे नहीं दे रहे थे। हम मैयतों को कैश करने के आदी हैं, मैयतों के ऊपर अपना नाम लिखवा के। मुझे कल मेरे नोटिस में आया, इसको मिन्नो जी ने, मुझे कैपिटल बैंक्वेट हॉल में एक प्रोग्राम था, तो उन्होंने इसको कहा कि आप इसको हायर कर लें। मैं ये बात करी थी तो किसी और ने उनको वहाँ से हाईजैक कर लिया कि तुम मेरे पास आके काम करो, और सुना है कि उन्होंने भी उसको तनख्वाह नहीं दी जितना अरसा उसके पास काम कराई। हमारे ऑफिस के बीच में जितने स्टाफ मेंबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी इज़ पेड वेरी वेल ऑन द राइट टाइम। मगर आज लोग इसकी मैयत के ऊपर अपना नाम लिखने के बाद, दिस इज़ व्हाट दिस नेशन इज़, दिस इज़ व्हाट दीज पीपल आर। और अब उसके फ्यूनरल के एक्सपेंसेस हमारे काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, जो कम्युनिटी वेलफेयर फंड होता है, उससे अदा कर दिए हैं उन्होंने। मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे जहाँ तक मेरे नोटिस में है, कूपर मस्जिद को मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने फ़ंड इकट्ठा करना चाहा, जिसमें जब कूपर मस्जिद को बताया गया तो कूपर मस्जिद ने जब इसके स्टैटिस्टिक्स को, इसके स्टेटस को देखा, तो स्टेटस को देखने के बाद कूपर मस्जिद ने कहा कि नो वी हैव फंड, इसके तमाम के तमाम पैसे कूपर मस्जिद खुद अदा करेगी। मुझे नहीं पता काउंसलेट भी इतनी कोई, मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता। आपने अगर खबर की, मेरे पास बावसूख ज़राए से वाले भी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन कूपर मस्जिद वालों का मुझे पता है कि उनके पास फंड है। सर कूपर मस्जिद ने किया, कूपर मस्जिद ने किया। अच्छा। हम, मैंने बताया ना, वाले इसके अलावा भी करते हैं। कूपर मस्जिद वालों का बहुत अच्छा इंतजाम है, उनके पास कोई बंदा पहुंच जाए और इस तरह का मामला हो तो वो उसमें हेल्प करते हैं। मैं तो बिल्कुल कूपर मस्जिद को स्ट्रांगली, मैं दामे दर में सुखने हम कूपर मस्जिद को प्रमोट करेंगे, बिकॉज वहाँ देयर आर नॉट पॉलिटिशियंस। इस मैयत को जिस तरह से उन्होंने कहा, नहीं वी डोंट नीड एनी फंड। फयाज विलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई एम सो सॉरी। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहती हूँ कि एली ब्राउन की मौत को आप देखिएगा ज़िंदगी में, एंड आई एम वेरी सैड टू अनाउंस कि समीना के जवान बेटे की भी जो डेथ हुई है, मगर मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि खुदा का वास्ता अकल के नाखून पकड़ो। आज इसका मतलब है कि मैं तो आप तमाम के तमाम को ये महसूस करूंगी कि अमेरिका में जो ईंट से ईंट बजाई जा रही है फ़लस्तीन के बीच में, आप उसके पार्ट हैं, आप उसके साथी हैं, आप चाहते हैं कि ये ऐसा हो। फयाज विलाना साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फयाज विलाना।